हेलो एवरीवन, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर बिजनेस लॉ में आज हम स्वीकृति से संबंधित नियम पार्ट सेकंड पर चर्चा करने वाले हैं। लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। एक्सेप्टेंस से कंसर्निंग पार्ट 1 में हमने एक्सेप्टेंस क्या होती है, स्वीकृति कौन दे सकता है और उसके इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी। आज हम स्वीकृति से संबंधित वैधानिक नियम कह लीजिए या नियम कह लीजिए, लीगल रूल्स और रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल पे चर्चा करने वाले हैं कि एक स्वीकृति जब कोई व्यक्ति देता है तो उसमें और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है या एक एक्सेप्टेंस लीगल कब कही जा सकती है, उसके बारे में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या क्या बताया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा हमारा स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित। ये जितना भी मटेरियल है पार्ट 1 और पार्ट सेकंड में मैं जो आपसे डिस्कस कर रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ बना के इसको मैंने सेंड कर दिया है। तो उसमें आपको ये सारी डिटेल इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी और एज कन्वीनियंस ही मैंने यहाँ हिंदी में लिया है और बीच बीच में आपको टर्म्स में इंग्लिश में भी बता दूंगी। पहला पॉइंट, स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए, यानी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी जरूरी है। यानी जब पार्टी किसी दूसरी पार्टी के सामने, यानी एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के सामने कोई प्रपोजल रखती है तो दूसरी पार्टी उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर लेगी, उसमें किसी तरह का कोई करेक्शन वो नहीं करेगी। जैसे ए ने बी से ये कहा कि मेरी फैक्ट्री में जिस क्वालिटी का माल बनता है वो माल मैं आपको बेचना चाहता हूँ, क्वांटिटी भी वो उसमें बताता है कि मैं इतना माल आपको बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदेंगे? तो बी उसे एज इट इज एक्सेप्ट करेगा, तभी वो स्वीकृति कही जाएगी, अदरवाइज नहीं। पॉइंट नंबर 2 कहता है शर्तों की स्वीकृति भी। यदि किसी प्रपोजल में कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं या कुछ कंडीशंस हैं तो स्वीकार करने वाले को पूरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, विद कंडीशंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, शर्तों के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि शर्तें उस प्रपोजल में है और वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है तो भी ये माना जाएगा कि उसने उसकी कंडीशन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है निश्चित विधि, प्रेस्क्राइब्ड मैनर, यानी एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। यानी यदि पार्टी ने प्रपोजल रखते समय किसी तरीके को बताया है कि आप एक्सेप्टेंस इस तरीके से भेजेंगे, आप मेल करेंगे या व्हाट्सएप पे यस भेजेंगे या अपने एजेंट के थ्रू भेजेंगे या आप मुझसे मिलेंगे, तो यदि उन्होंने कोई तरीका उसमें एक्सेप्टेंस का बताया है तो आपको उसी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस को देना होगा, यानी निश्चित विधि से देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उचित विधि। यदि प्रपोजल रखते समय किसी तरीके के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, कोई मैनर प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया गया है, तो उस केस में जो एप्रोप्रिएट मैनर है या जो प्रॉपर वे है उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एक्सेप्टेंस भेज सकते हैं। जैसे यदि प्रपोजल फोन पे रखा गया है तो आप फोन के थ्रू प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन आपके पास आपके ईमेल के जरिए यदि कोई मैसेज आपके पास आया है, एक प्रपोजल आपके पास आया है, तो आप उसी तरीके से उसकी एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है निर्धारित समय, यानी यदि प्रपोजल रखते समय कोई टाइम डिसाइड किया गया है, कोई टाइम आपको बताया गया है, तो उसी टाइम में आपको अपनी स्वीकृति देनी होगी। जैसे एक्स ने वाई से ये कहा यदि आपको मेरा प्रपोजल स्वीकार है तो आप 5 बजे तक मुझे अपनी एक्सेप्टेंस भेज दीजिए, तो यहाँ पर 5 बजे तक एक्सेप्टेंस भेजना जरूरी होगा क्योंकि उन्होंने उसमें समय दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है उचित समय, यानी रीजनेबल टाइम। यदि टाइम बताया नहीं गया है, यदि टाइम निश्चित नहीं किया गया है, तय नहीं किया गया है, तो उस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उसकी
जो परिस्थिति है वो देखनी पड़ेगी कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट का नेचर किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका प्रपोजल पेरिशेबल गुड्स के लिए है, ऐसे माल के लिए है जो खराब होने वाला है, जिसे आप नहीं रोक पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लेट यदि अपनी एक्सेप्टेंस भेजेंगे तो पार्टी आपका वेट कभी नहीं करेगी, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस क्या आएगी ये पार्टी को बिल्कुल पता नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे अपना माल किसी और को बेचना पड़ सकता है। तो यदि समय डिसाइड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है शर्तों के निष्पादन के साथ, यानी एक्सेप्टेंस कंडीशन की परफॉर्मेंस के साथ भी दी जा सकती है। और इसमें जो केस मैंने आपको बताया है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, इसमें जो मिसेस कार्लिल थी उन्होंने उस प्रपोजल की कंडीशन को ही तो एक्सेप्ट किया था, यानी उन्होंने उस दवाई का उपयोग इन्फ्लुएंजा होने पर ठीक वैसे ही यूज किया जैसा उसमें बताया गया था। तो उन्होंने उसको कंडीशन के साथ एक्सेप्ट किया था और उसे एक जनरल प्रपोजल की तरह ट्रीट किया गया, और उनकी जो स्वीकृति थी वो इसी तरह की स्वीकृति बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पष्ट या गर्भित एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब ये कि एक्सेप्टेंस स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित भी हो सकती है। स्पष्ट का मतलब ये कि एक्सेप्टेंस बिल्कुल क्लियर कट या तो ऑरली बोल के दी गई है या वो वर्ड्स में लिखी गई है। और इम्प्लाइड या गर्भित का मतलब ये होता है बाय कंडक्ट, इशारों में, संकेतों से दी गई है। तो ऐसी स्वीकृति भी लीगल ही मानी जाती है। कई बार गर्दन हिला करके इस तरह से कोई सिंबल करके भी अपनी स्वीकृति दी जा सकती है, इसका मतलब होता है यस। नेक्स्ट पॉइंट, संवहन आवश्यक है, कम्युनिकेशन आवश्यक है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि यदि आपने स्वीकृति दी है तो वो उस पार्टी तक पहुंचनी जरूरी है जिस पार्टी का प्रपोजल आपके पास आया है। यदि आपने प्रपोजल पर एक्सेप्टेंस दे दी और उसे कन्वे नहीं किया, उसे कम्युनिकेट नहीं किया, जैसे यदि पार्टी ने ये कहा है कि आपको मेल करना है, आपने मेल नहीं किया, आपको पता है मुझे वो स्वीकार है लेकिन आपने मेल नहीं किया, आपने मैसेज को टाइप करके रखा हुआ है लेकिन उसको अभी तक सेंड नहीं किया है, तो वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई नहीं मानी जाती है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो आप तक ही रह जाती है, वो कंसर्निंग पार्टी तक पहुंचेगी ही नहीं। इसलिए कहते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, उसका संवहन होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है विशिष्ट व्यक्ति द्वारा स्पेशल पर्सन बाय स्पेसिफाइड पर्सन, हम जिसे कहें। इसमें बोल्टन वर्सेस जॉन्स का केस जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, बोल्टन वर्सेस जॉन्स का जो मामला था वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जॉन्स ने जो ऑर्डर भिजवाया वो पुराने व्यापारी के नाम से, यानी जो पहले वाला बिजनेसमैन था जिसने अपना बिजनेस बोल्टन को बेचा, उसके नाम ही किया था और स्वीकृति दे दी बोल्टन ने, जो कि ऑथोराइज्ड था ही नहीं, उसको स्वीकृति देनी ही नहीं थी। तो प्रस्ताव पर स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल यदि किसी स्पेशल पार्टी के लिए है, यानी प्रपोजल यदि किसी स्पेशल पार्टी के लिए है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी स्पेशल पार्टी ही देगी, कोई अदर पर्सन नहीं दे सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सक्षम व्यक्ति द्वारा बाय ऑथोराइज्ड पार्टी, बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। और इसमें पॉवेल बनाम ली का जो मामला है वो इम्पोर्टेंट है। इस केस में क्या था देखिएगा, इस केस में जो वादी है उन्होंने किसी स्कूल के हेडमास्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, इनका इंटरव्यू हुआ और जो वहां के मैनेजमेंट कमेटी के लोग थे उन्होंने उनको सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन इसकी सूचना उन्होंने पावेल को नहीं दी थी, यानी वादी को इसकी सूचना नहीं थी कि उसका सिलेक्शन कर लिया गया है। लेकिन उसको इस बात की सूचना वहां के 4th क्लास के एक पर्सन के द्वारा दी गई कि तुम्हारा सिलेक्शन कर लिया गया है, और वो उसी की सूचना के आधार पर वहां उस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वो पोस्ट ज्वाइन
नहीं करने दी जाती है, ये कहकर कि आपका सिलेक्शन नहीं किया गया, और वो इस मामले को कोर्ट तक ले जाते हैं और वहां ये कहा जाता है कि कमेटी ने इनको सेलेक्ट किया था लेकिन अपना निर्णय बाद में बदल लिया और किसी दूसरे व्यक्ति को उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट उन्होंने कर लिया, और कमेटी ने जो इस स्वीकृति के लिए ऑथोराइज्ड थी उनको किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी, इसलिए 4th क्लास के कर्मचारी के द्वारा इस एक्सेप्टेंस की सूचना लीगल नहीं मानी गई। कहने का मतलब ये है कि यदि स्वीकृति किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जानी है और ऐसा करके ही वो लीगल बन सकती है तो वही अधिकृत व्यक्ति उसकी सूचना देगा, अदरवाइज वो मान्य नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक अनुबंध की शर्त पर, यानी जब स्वीकृति दी जाएगी तो जैसे ही स्वीकृति दी जाएगी दोनों पार्टी को एक दूसरे के अगेंस्ट लीगल राइट्स मिलेंगे कि यदि दोनों में से कोई भी पार्टी अपने प्रॉमिस को पूरा करने में गलती करती है, अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, वह कोर्ट तक जा सकता है और अपने अधिकारों का क्लेम या अपने राइट्स के बारे में क्लेम कर सकता है। तो ये कुछ चीजें थी लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल एंड रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज की इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तब तक के लिए थैंक यू।